हिंदी उपन्यास। अगला उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैला आंचल का प्रकाशन अगस्त 1954 ईस्वी में समता प्रकाशन पटना से हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में, अगस्त 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था? समता प्रकाशन से, जो कि पटना के अंदर है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसमें कुल 2 खंड हैं। पहले खंड में 44 परिच्छेद है, 44। दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है, तो कुल परिच्छेद इसमें 67 है। मैला आंचल में ऑल विशेष की भौगोलिक स्थिति का चित्रण है। मतलब गांव के जो एरियाज होते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की होती है इसके बारे में बताया गया है। उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया जिला है। जो सब्जेक्ट लिया गया है वो उत्तरी बिहार का एक जिला है पूर्णिया, वहाँ से इसका सब्जेक्ट लिया गया है। आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है। मतलब आंचलिक का उपन्यास है तो वहाँ का जो लोकल निवासी होगा वही इसका नायक भी होगा, इसीलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। नायक का नाम है मेरीगंज। विषय मैला आंचल का विषय मेरीगंज के अंधविश्वास, अंचल की लोक संस्कृति का निरूपण, अंचल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का परिचायक पाठ को करवाना है। मैरीगंज गांव के अंधविश्वास से विभाजित टोले जिनमें अनेक जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ ही राजनीति का मुखौटा ओढ़े और लोग भी हैं। मैला आंचल की मुख्य कथा 1946 से लेकर गांधी जी की हत्या तक की, अर्थात 1948 तक की है। इसमें कथा जो है उपन्यास के बीच 1942 के प्रसंग भी आए हैं। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तेजी से बदलते गांव के परिदृश्य को दिखाया गया है। मतलब गांव कितनी तेजी से बदले थे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, क्या क्या चेंजेस आए उनको दिखाया गया है। राजनेताओं के स्वार्थ नीति के साथ ही विश्वनाथ तहसीलदार जैसे लोगों के हृदय परिवर्तन को भी दिखाया गया है। कालीचरण जैसे युवा ग्राम सुधार पर बल देते हैं। इस उपन्यास में संथाल जनजाति का चित्रण मिलता है। मतलब जाति का नाम है संथाल, उसी जनजाति का इसमें चित्रण किया गया है। कबीरपंथी मठ के पाखंड पूर्ण साधुओं की करतूत और निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग दिखाया गया। मतलब बहुत ही नीचे जगह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसमें गाली गलौज ज़्यादा होती है। लक्ष्मी दासीन के रूप में मठों में फैलते कुकृत्यों का भी चित्रण किया गया है। पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व गांव की स्थिति का दर्शन मिलता है। मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण को दिखाया गया है। डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोध एवं प्रचार इसके अंदर पहले खंड के अंदर है। सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह को दिखाया गया है। पर्व, त्योहार, संगीत, रीति रिवाज एवं नृत्य आदि का चित्रण किया गया है। सामाजिक चेतना के रूप में संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार, जिससे जमींदारी प्रथा की समाप्ति होती है। ये सारा प्रथम खंड के अंदर दिखाया गया। द्वितीय खंड के अंदर, दूसरे खंड के अंदर क्या क्या दिखाया है? पुलिस के अत्याचारों का पर्दाफाश होता है। कबीरपंथी मठ की वास्तविकता गांव वालों के सामने आती है। तहसीलदार साहब की कुंठावस्था तथा राजनीतिक पार्टियों की वास्तविकता दिखाई देती है। गांधीवाद की रिक्तता का चित्रण मिलता है। मतलब गांधीवाद कहीं पर भी है ही नहीं। प्रशांत और कमली के विवाह और पटना वापस जाने का निश्चय। पूर्णिया जिले के स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन है। शिल्प की दृष्टि से उपन्यास में फिल्म की तरह एक के बाद एक घटना घटकर विलीन हो जाती है और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। उपन्यास में घटना प्रधानता, नाटकीयता, लोकगीतों और लोक पर्वों, किस्सा गोई का प्रयोग किया गया है। मैला आंचल के प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा अप्रैल 1955 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा ने मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से इसकी आलोचना लिखी थी। इसकी पहली बार जो आलोचना हुई थी 1955 में हुई थी और करी थी नलिन विलोचन शर्मा ने इसकी समीक्षा की थी। उन्होंने लिखा था, और लिखा किसने नाम था? मैला आंचल की समीक्षा के शीर्षक के नाम से इसकी आलोचना की उन्होंने। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार मैला आंचल हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है। मैला आंचल में लेखक ने सारा ध्यान अंचलता की जन चेतना को चित्रित करने पर केंद्रित कर दिया है। मतलब वो वहाँ के लोगों को जगाना चाहता है। अब मैला आंचल के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? आलोचकों द्वारा मैला आंचल में कुल 256 पात्र माने गए हैं। आलोचक मानते हैं 256 पात्र है टोटल। पहला है प्रशांत, जो डॉक्टर है। डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल से संबंध रखते हैं, उनके कुल का कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। उनके अंदर लोक सेवा, परोपकार जैसे आदर्श गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। गांव में वह मलेरिया के ऊपर रिसर्च करके आते हैं और गांव की संस्कृति और यहाँ के लोगों को देखकर उनकी सहायता करने में ही पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। मतलब वो दूसरों का भला करने वाले एक इंसान है। ठीक है। और दूसरी कैरेक्टर है कमली। तहसीलदार विश्वनाथ की पुत्री है।
वहाँ का तहसीलदार है, उसकी बेटी का नाम कमली है, जो कि किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज डॉक्टर प्रशांत करते हैं। फिर है इसका करेक्टर कालीचरण, गांव का एक युवक है तथा सोशलिस्ट पार्टी का नया कार्यकर्ता है। बलदेव, यह अपने समाज में पिछड़ेपन तथा अज्ञानता को उजागर करते हैं, तो दूसरी ओर गांधीवाद के विद्रूप को बालदेव दिखाना चाहता है कि किस प्रकार गांधीवादियों ने गांधीवाद को विकृत कर दिया है, मतलब बदल दिया, अपने हिसाब से उन्होंने नेताओं ने चेंज कर दिया है। कांग्रेसी नेता से प्रभावित होकर वह स्वराजी दल में शामिल होता है। बालदेव गांधी जी की विचारधारा में गहरी आस्था रखता है। वह अहिंसा, त्याग, आत्मशुद्धि तथा अनशन को महत्व देता है। बालदेव के जीवन का उद्देश्य है मैरीगंज गांव को उन्नत और विकसित करना। उसका एक ही उद्देश्य है कि वो अपने गांव को आगे बढ़ाए, उसकी डेवलपमेंट में सहयोग करे। फिर है बाबन दास। बाबन दास कौन है? बाबन दास मैला आंचल में गांधी जी के प्रतीक है। कांग्रेस शासन में ताकत, कालाबाजारी, कांग्रेसी दुलार, चंद कापरा जैसे लोगों के पास है। सत्ता के तंत्र में वही पुलिस है। यह कापरा अपने काला बाजार के धंधे के लिए गांधी की शहादत के दिनों में गांधी जी के प्रिय शिष्य भगवान बाबन दास को भी गाड़ियों के नीचे जिंदा ही कुचलवा डालता है। मतलब जो गांधी जी के शिष्य थे बाबन दास, उनको भी ये जिंदा कुचलवा देता है। फिर है लक्ष्मी दासेन, कबीरपंथी मठ में काम करने वाली एक दासी है। तहसीलदार विश्वनाथ, गांव के तहसीलदार तथा कमली के पिता हैं। गांव की आंतरिक जातिगत स्थिति के आधार पर गांव को टोलों में विभाजित किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। राजपूत टोली का मुखिया कृपाल सिंह है। कायस्थ टोली का मुखिया जो है विश्वनाथ सिंह है। यादव टोली का मुखिया जो है राम खेलावन यादव है। फिर है महंत रामदास, ये कबीर मठ के पुजारी है। मैरीगंज में राजनीति की 3 धाराएं विकसित है। पहली है गांधीवादी, इसमें बालदेव और बावन दास हैं। सोशलिस्ट पार्टी से कालीचरण है। हिंदूवादी सांप्रदायिक चेतना से काली टोपी वाले स्वयं सेवक है। अब मैला आंचल की भूमिका, इसकी भूमिका क्या है? मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है, मतलब आंचलिक उपन्यासों का ये प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण इसके कथ्य में प्राय वे सारी विशेषताएं मिलती हैं जो किसी भी आंचलिक उपन्यास में पाई जाती हैं। रेणु जी ने भी मैला आंचल में ऐसे ही कथ्य को उभारा है। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल और दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। मैला आंचल भूमिका फणीश्वर नाथ रेणु का मैरीगंज गांव में बड़े ही जीवित रूप से उपन्यास के आगे आगे चलता प्रतीत होता है। जहां एक और उपन्यास में नैतिकता के लिए, जहां एक और तिरस्कार भाव है, तो वहीं और दूसरी ओर नैतिकता के लिए छटपटाहट भी है। मतलब कई कई जगह पे लगता है कि वो नैतिकता को स्वीकार नहीं करना चाहते वहाँ के लोग, और दूसरी जगह उसके लिए छटपटा भी रहे हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। उपन्यास के अंदर फूल भी है, कांटे भी है, धूल भी है तो गुलाब भी है, और कहीं कीचड़ है तो कहीं चंदन है, कहीं सुंदरता है तो कहीं कुरूपता है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मतलब इस पूरे आंचल के अंदर सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ के बारे में बताया गया है। वास्तव में ये शब्द लेखक के हिंदी उपन्यास के विकास में निर्णायक दिशाएं देने वाले सिद्ध हुए, क्योंकि 1954 से पहले भी भारत की ग्रामीण चेतना को देखते हुए आंचलिक उपन्यासों की रचना होती थी, लेकिन किसी भी उपन्यासकार ने अपनी औपन्यासिक रचना को आंचलिक नहीं कहा। ये रेणु के सृजनात्मक प्रतिमान का सचेत प्रयास है कि उन्होंने स्वयं इसे आंचलिक उपन्यास कहा। मतलब सबने लिखे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उसको आंचलिक उपन्यास का नाम नहीं दिया, लेकिन रेणु जी ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने उपन्यास को मैला आंचल नाम से बुलाया, इसको एक आंचलिक उपन्यास माना। पूर्णिया को कथानक कहकर रेणु ने पूर्णिया की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्णिया जगह का नाम है, जिला है वहाँ का, ठीक है। पूर्णिया के भौगोलिक नक्शे को और अधिक मूर्त रूप देते हुए वह इसकी सीमाओं का वर्णन करते हैं। मतलब कहाँ, मतलब जैसे उसने पहले बताया था ना कि लेफ्ट में नेपाल है, फिर वो राइट में उसके पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान है, तो उसको सीमाओं का वर्णन किया गया है। पूर्णिया के विशाल क्षेत्र को उन्होंने अपने कथानक का आधार ना बनाकर इस क्षेत्र के केवल एक ही गांव मैरीगंज को केंद्र में रखा है, और यह गांव भी पिछड़े गांव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैला आंचल की आंचलिकता का संदर्भ समझने के लिए सबसे पहले मुख्य जरूरत है आंचलिक चित्रण के पीछे देश प्रेम। जो आंचलिक चित्रण खींचा गया उसके पीछे उनका क्या है? देश प्रेम है। ये देश प्रेम पत्थर की इमारतों से ना होकर देश की मेहनतकश जनता से है। मैरीगंज वास्तव में केवल बिहार के एक अंचल विशेष के पिछड़े गांवों का प्रतीक भर नहीं है। मैरीगंज ग्रामवासीन भारत माता के धूल भरे मैले से आंचल का संपूर्ण चित्र बन जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मैला आंचल कौन से
एरिया से लिंक्ड है, एरिया से रिलेटेड है, पंजाब से या बिहार से, तो वो यही पूछा जाता है। तो ये बिहार के पूर्णिया जिले से लिंक्ड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर यही पूछा जाता है। फिर है इसमें लेखक का परिचय, फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के पास औरोही हिंगना ग्राम में हुआ। मतलब उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। कहाँ हुआ था? अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औरोही हिंगना गांव। उनके गांव का नाम था ओराही हिंगना। उनके गांव का नाम है जो फारबिसगंज के पास है और अररिया जिले में है। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। रेणु के प्रसिद्ध अन्य उपन्यास है मैला आंचल। इनके और भी उपन्यास हैं, कौन कौन से? पहला तो मैला आंचल हो गया, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक, मुक्ति, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। तो ये 4-5 ही याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसके राइटर है कौन।